मेरे प्यारे साथियों को एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी लेकर आया हूं और इस कहानी का नाम है कोसी का घटवार। इसके रचयिता है श्री शेखर जोशी जी, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। इनका नाम आपने सुना होगा। अगर आपने नहीं सुना होगा तो इनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो ये जो कोसी का घटवार कहानी है वो बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। शेखर जोशी जी ने बहुत ही कम कहानियाँ लिखी है, लेकिन इनकी जो कहानियाँ हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई है और बहुत ही प्रासंगिक ये कहानीकार के रूप में सामने आए हैं। तो जो शेखर जोशी जी हैं वो जब प्रेमचंद का, आप तो जानते हैं कि प्रेमचंद जो है वह कथा सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। कहानी का जो नाम है वह प्रेमचंद के नाम पर पड़ गया है। कहानी का जितना भी युग है, तो प्रेमचंदोत्तर युग जब चल रहा था तो प्रेमचंदोत्तर युग में नई कहानी के नाम से एक कहानी का विधा आया है ना, अर्थात प्रेमचंदोत्तर युग को हम नई कहानी का काल भी कहते हैं। तो नई कहानी के जो विधा है इसमें अनेक प्रकार से विकास हुआ और इसमें विकास में योगदान देने वाले कहानीकारों में शेखर जोशी जी का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। तो जैसे आपने चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था के बारे में आप जानते हैं, उसको पढ़ा होगा। और जिस प्रकार से उसने फौजी जीवन पर कहानी लिखी थी, प्रेम कहानी लिखी थी, उसने कहा था कहानी, उसी प्रकार कोसी का घटवार जो कहानी है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी है और यह एक प्रेम कहानी है। ठीक है, और यह भी फौजी जीवन पर आधारित है और यह जो कहानी है उसमें आंचलिकता है। ठीक है, यह एक आंचलिक कहानी है और इसमें जो उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उसके जीवन के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि वहाँ के जो लोग हैं, पहाड़ी क्षेत्र के लोगों का सोच समझ, उनका कठिन जीवन परिवेश, उनकी गरीबी, संघर्ष और साथ में उनकी जो सामाजिक रूढ़ियाँ हैं, इनको इस कहानी में, कोसी के घटवार कहानी में बहुत ही प्रभावी ढंग से चित्रित किया है। तो यह बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है जिसको आज हम इस कहानी का कथासार पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, समय व्यर्थ न करते हुए हम इस कहानी के कथासार को पढ़ते हैं। तो शेखर जोशी कृत कोसी का घटवार जो कहानी है यह एक विशिष्ट आंचलिक प्रेम कहानी है और यह जो आंचलिकता है से ओतप्रोत है, अर्थात इसमें गांव का जो चित्रण है वह बहुत ही, पहाड़ी गांव का जो चित्रण है बहुत ही विशिष्टता के साथ किया गया है। और इस कहानी के शीर्षक में हम देखते हैं कि इसका नाम है कोसी का घटवार। तो इसमें घट शब्द से आशय है आटा पीसने की पनचक्की। ठीक है, घट का अर्थ है आटा पीसने वाली पनचक्की। अब पनचक्की क्या है? पन धन चक्की, पन अर्थात पानी से चलने वाली चक्की। तो जो आटा पीसने वाली पनचक्की है वो किससे चलती है? पानी के बहाव के द्वारा चलती है। जब पानी बहता है तो जो पानी का बहाव है उसकी धारा के द्वारा यह पनचक्की चलती है। और कोसी से आशय है कोसी नदी, है ना, जो कि उत्तराखंड की कोसी नदी के बारे में बताया गया है। तो इस तरह से कोसी का घटवार शीर्षक से आशय है कि कोसी नदी के किनारे पनचक्की से आटा पीसने वाला, इसको बोला गया है कोसी का घटवार। तो इस कहानी में हम देखते हैं कि जो प्रमुख पात्र है, इस कहानी का नायक है, उसका नाम है गुसाई। ठीक है, और जो गुसाई है वह 15 वर्ष की फौज की नौकरी से रिटायर होकर अपने गांव वापस आता है। फिर वहां कोसी नदी के किनारे अनाज पीसने का एक घट लगा लेता है और उसी घट अर्थात पंचक्की के सहारे अपने जीवन यापन करने लगता है। वह गांव के बाहर कोसी नदी के किनारे अपने घट में अकेला ही रहता है, अर्थात उसके साथ कोई भी नहीं है। गुसाई जो है वह एक पेड़ की छाया में बैठा चिलम पी रहा था, परंतु उसका मन नहीं लग रहा था। वह घट
यानी पनचक्की के अंदर जाकर देखता है कि घट खस खस करके शोर के साथ बहुत धीमी गति से आटा पीस रहा था। आटे की जो सफ़ेद परत है वह गुसाई के बालों और हाथों आदि पर चढ़ गई थी। खंबे के सहारे खड़े होकर गुसाई मन ही मन अपने आप से बुदबुदा रहा था कि सुबह से अब तक 10 पसेरी अनाज भी नहीं पीसा, सूरज कहाँ से कहाँ पहुँच गया, यह कैसी अनहोनी बात है। तो यह बात अपने मन में गुसाई बुदबुदा रहा था। वास्तव में जो घट है वह ज़्यादा अनाज नहीं पीस पाने का कारण यह था कि जेठ का महीना था, जेठ महीना बीत रहा था और उस समय बहुत गर्मी थी, जिसके कारण जो कोसी नदी का बहाव है वह बहुत ही धीमा हो गया था। चूँकि पंचक्की कोसी नदी के धार से चलती थी, है ना, तो इस कारण गर्मी चरम पर होने के कारण कोसी नदी का धार बहुत ही कम हो गया था और पंचक्की धीरे धीरे चलने लगी थी। वर्षा का कहीं कोई भी नामो निशान नहीं है। नदी नाले सब सूख गए हैं। धान रोपाई तो दूर, बीज तक की क्यारियाँ सूखी पड़ी है। छोटे नदी नालों के किनारे बने हुए जो घट हैं अर्थात जो पंचक्की है वह पहले से ही बंद हो चुके हैं। केवल कोसी नदी के किनारे गुसाई का एकमात्र जो घट है वह चालू है, परंतु इसकी भी चाल बहुत ही धीमी हो गई है। चक्की के निचले खंड में पानी को काटती मथानी छच्छिर छच्छिर चल रही है। इसी मथानी का शोर पहले इतना अधिक होता था कि आदमी अपनी बात नहीं सुन पाता था, परंतु अब नदी का धार बहुत धीमा हो गया है। अब तो नदी पार अगर कोई बात करें, कोई बोलें तो उसकी भी आवाज़ सुनाई दे जाए, ऐसी स्थिति हो गई थी। तो गुसाई पानी के बहाव को जांचने के लिए अपनी फौजी पैंट को घुटनों तक मोड़कर आधा फरलांग चल कर गया और फिर पानी के अनावश्यक निकास को 1-2 जगह पर बंद करते हुए वापस अपने घट के पास आ गया। पानी इधर उधर बह रहा था, फूट गया था जो पानी का, है ना, तो उस जगह को बंद कर दिया ताकि एक रूप से धार बह सके। तो घट के अंदर जाकर आटा इकट्ठा किया और बाहर आया तो दूर से पिसान लिए आते हुए एक व्यक्ति को देखकर उसने आवाज़ लगाकर यहाँ आने से मना कर दिया। चूँकि चक्की जो है, घट जो है वह बहुत ही धीरे धीरे चल रहा था और बहुत ही समय लगता, इस कारण उस आदमी को आटा पिसाने से मना कर दिया। ठीक है, तो वह आदमी वापस ही उधर से ही चला गया। गुसाई मीहल के पेड़ की छाया में बैठकर हुक्का पी रहा है। घट के पाट चलने का शोर आ रहा था। दोपहर ढल रही थी, कहीं किसी अन्य प्राणी का स्वर नहीं था। गुसाई को उसका अकेलापन कचोटता है। गुसाई अब आत्मचिंतन करते हुए सोचता है, वह सोचने लगता है कि उस व्यक्ति को यदि मैं वापस न लौटाता तो उससे थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती, इतना सूनापन नहीं होता। तो वह इस सूखी नदी के किनारे अपने अकेलेपन के विषय में सोच रहा है। वह सोच रहा है कि जिसे वह अपना कह सके, ऐसे किसी प्राणी का स्वर उसके लिए नहीं। उसका अपना कोई घर द्वार, बीवी बच्चे नहीं, उसके खाने पीने का ठिकाना नहीं। ऐसे विचारों में डूबे डूबे गुसाई अपनी पैंट की सलवटों को सीधा कर फिर से हुक्का गुड़गुड़ाते हुए अपनी इस फौजी पैंट के विषय में सोचने लगा। वह इस फौजी पैंट के विषय में सोचता है तो वह क्या सोच रहा है? इस पैंट की वजह से उसे जीवन में यह अकेलापन मिला है। वह एक फौजी को ऐसे पैंट पहने देखकर ऐसे ही पैंट पहनने की आकांक्षा लेकर फौज में भर्ती हो गया। जब वह पहली बार फौज से सालाना छुट्टी पर अपने गांव आया था तो उसे देखने के लिए सारे गांव के लोग आए थे, परंतु गुसाई जिसे देखना चाहता था वह वहाँ नहीं थी। वह किसे देखना चाहता था? वह लक्ष्मा को देखना चाहता था। लक्ष्मा जो है एक स्त्री है, एक लड़की है जिससे गुसाई प्यार करता है, और लक्ष्मा उस दिन गुसाई से मिलने नहीं आ पाई।
लक्ष्मा किसी बहाने दूसरे दिन गोसाई से मिलने आई थी, परंतु गोसाई उससे मिल न सका। गांव के उसके हम उम्र जो लोग हैं उसको घेरे रहते हैं। एक दिन किसी बहाने गांव की सीमा से बहुत दूर गोसाई और लक्ष्मा जंगल में मिले थे और दोनों ने पके गदराए लाल लाल फल खाए और कसम भी खाए, परंतु लक्ष्मा से गोसाई का विवाह न हो सका। लक्ष्मा के पिता ने कहा, जिसके आगे पीछे भाई बहन नहीं, माई बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे दे दें हम। गोसाई ने जैसे तैसे लक्ष्मा से विवाह की बात और चलवाई, परंतु एक दिन उसे अपनी यूनिट के एक सिपाही किशन सिंह से पता चला कि लक्ष्मा का विवाह उसके गांव के किसी एक राम सिंह नामक युवक के साथ हो गया। तो इस तरह से उसे पता चलने पर गोसाई को उस दिन बहुत ही दुख हुआ और वह अंदर से टूट गया। अपना दुख दूर करने के लिए गोसाई हैं वह शराब का सहारा लेता था। वह किस तरह से रम पीकर सोया था और इस पर उसकी हवलदार मेजर के सामने पेशी लगी थी, मलेरिया प्रिकॉशन न अपनाने के अपराध में। तो इस सब चीज़ को गोसाई याद कर रहा है। गोसाई को यह याद आता है, वह यह याद करता है कि छुट्टियां समाप्त होने से एक दिन पूर्व वह लक्ष्मा से मिला था और लक्ष्मा ने आँखों में आंसू भरकर कहा था कि गंगानाथ जी की कसम, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। इस तरह से लक्ष्मा ने जो गंगा जी की कसम खाई थी उसको गोसाई याद कर रहा है। गोसाई वर्षों से सोचता है कि जब वह लक्ष्मा से मिलेगा तो उससे कहेगा कि गंगानाथ का जागर लगाकर प्रायश्चित जरूर कर ले, अर्थात गंगानाथ जाकर तुम जरूर प्रायश्चित कर लेना। उसने गंगानाथ की जो झूठी कसम खाई है, परंतु लक्ष्मा के बारे में उसे जानकारी देने वाला कोई नहीं है। फौज की 15 साल की नौकरी में वह लगातार वॉलंटियरी ट्रांसफ़र लेता रहा। लगभग साल भर पहले ही वह गांव लौटा है। लक्ष्मा का हठ जो है उसे जीवन में अकेला कर गया। आज उसका जीवन नदी के किनारे की तपती रेत, पनचक्की की खटर खटर और मीहल की छाया में ठंडी चिलम की निष्प्रयोजनता की भांति है और वह नितांत अकेला है। तो इस तरह से गोसाई ध्यान में मग्न हो गया, यह सब चीज़ सोच रहा है, उसके जीवन में जो जो घटनाएं घटित हुई है और कैसे वह अकेला हो गया। तो अचानक गोसाई का ध्यान जब टूटा तो उसे सामने पहाड़ी के बीच से पगडंडी पर एक स्त्री छवि अपने घट अर्थात पनचक्की की ओर आती हुई दिखाई दी। गोसाई उसे दूर से ही वापस भेजना चाहता है, परंतु चक्की की बदलती आवाज़ को पहचान कर गोसाई पहले घट के अंदर गया, क्योंकि चक्की में उसको अनाज डालना था। चक्की धीमी हो गई थी। वह अनाज डालकर आटा इकट्ठा करने लगा। तभी गोसाई को एक स्त्री का स्वर सुनाई दिया, कब बारी आएगी, रात की रोटी के लिए भी घर में आटा नहीं है। तो गोसाई को यह जो स्वर आया वह कुछ परिचित सा लगा। उसने देखा एक स्त्री कपड़े में पिसान सिर पर रखे हुए खड़ी है। वह ठीक से नहीं देख पाया। तभी चक्की की आवाज़ के कारण वह अंदर जाकर पिसान के थैलों को इधर उधर रखने लगा। पिसान को थैलों को रखते हुए गोसाई के पूरे शरीर पर आटे की कृत्रिम सफ़ेदी छा गई थी। संभवतः इसलिए जो स्त्री आई थी वह उसे पहचान नहीं पाई। स्त्री ने फिर पिसान के लिए पूछा कि हो गया है, पिसान आटा पिस गया है कि नहीं। तो नकारात्मक उत्तर गोसाई से मिलने की आशंका से वह वापस लौट जाना चाहती थी, परंतु इस बार गोसाई ने दबे स्वर में कहा, यहाँ पहले ही टीला लगा है, देर तो होगी ही। स्त्री बिना कुछ कहे जब वापस लौटने लगी तो गोसाई ने उसको पहचान लिया कि यह तो लक्ष्मा है, यह तो यही तो उसकी लक्ष्मा है, परंतु वह उसे कुछ ना कह सका। उसके अंतःकरण में उथल पुथल मच गई। गोसाई ने लड़खड़ाती आवाज़ में लक्ष्मा को आवाज़ लगाई, लक्ष्मा। स्त्री चलती गई। गोसाई ने पुनः थोड़ा ज़ोर से कहा, हाँ
ले आ, हो जाएगा। लक्ष्मा यह सुनकर वापस आ गई। वह पिसान घट के अंदर रखकर मीहल के पेड़ की छाया में जाने लगी और गोसाई की उदारता के कारण वह कहने लगी कि तुम्हारे बाल बच्चे जीते रहे घटवार जी, उपकार का काम कर दिया तुमने। ऊपर के घट में न जाने कितने देर में नंबर मिलता। तो इस तरह से लक्ष्मा ने कहा। तो लक्ष्मा गोसाई की ओर देखे इससे पहले ही गोसाई कहने लगा, जीते रहे तेरे बाल बच्चे लक्ष्मा, मायके कब आई। लक्ष्मा को गोसाई को देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। वह केवल इतना ही कह पाई, तुम। गोसाई ने बताया, हाँ मैं पिछले वर्ष पलटन से लौट आया था और यह घट लगवा लिया समय काटने के लिए। गोसाई द्वारा बाल बच्चों के बारे में पूछने पर गर्दन हिलाकर लक्ष्मा ने बच्चों की कुशलता के बारे में बता दिया। बातों बातों में गोसाई के यह पूछने पर कि वह अभी कितने दिन और मायके में ठहरेगी, और यह प्रश्न पूछने पर लक्ष्मा के आंसू अविरल रूप से बहने लगे। गोसाई सोच नहीं पा रहा था कि वह किस प्रकार लक्ष्मा को अपनी सहानुभूति जताए। तभी अचानक गोसाई ने ध्यान से देखा कि लक्ष्मा के गले में उसका सुहाग चिन्ह ही नहीं है। गोसाई की सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि पाकर लक्ष्मा आंसू पोंछती हुई अपना दुखड़ा रोने लगी। गोसाई ने कुछ नहीं कहा, वह बस उसे देखता रहा। लक्ष्मा ने कहा, इस साल कितनी तेज धूप है। तो इस शब्द से, इस वाक्य से अचानक गोसाई पुरानी यादों से बाहर आ गया और लक्ष्मा से बोला, उधर धूप लग रही हो तो इधर आजा छाँव में। गोसाई अपने स्थान से उठकर घट के अंदर गया और लक्ष्मा के पिसान को खप्पर में खाली करके पानी के बहाव को जांच करके आ गया। सूखी लकड़ियों को सुलगाकर एक बर्तन में पानी भरकर आग पर रख दिया और लक्ष्मा से कहा कि चाय का समय भी हो रहा है, पानी उबल जाए तो पत्ती डाल देना, पुड़िया है पड़ी है। और गोसाई जो है वह दुकान से दूध लेने चला गया। दुकान से दूध लेकर वापस आने पर गोसाई देखता है कि एक 6-7 वर्ष का बालक लक्ष्मा के पास बैठा है। लक्ष्मा मानो उस बच्चे का परिचय देने के उद्देश्य से ही गोसाई से कहती है कि इस छोकरे को घड़ी भर के लिए भी चैन नहीं मिलता, जाने कैसे पूछता खोजता मेरी जान खाने को यहाँ पहुँच गया है। गोसाई ने देखा कि बच्चा अपनी माँ से कुछ कह रहा है और वह जो है उसकी माँ झुंझलाकर बच्चे को झिड़क देती है। चाय में दूध डालकर गोसाई अपने बंजर घट में गया और एक थाली में से आटा लेकर गूँथने लगा। लक्ष्मा ने चाय तैयार कर दी थी। गोसाई ने चाय 3 बर्तनों में डाल ली और वहीं पत्थरों के बने चूल्हे पर रोटियां बनाने लगा। परंतु लक्ष्मा ने अपनी चाय रख कर उठी और गोसाई से आटे की थाली लेकर स्वयं रोटी पकाने लग गई। गोसाई ने ऐसे गोल गोल रोटियां वर्षों बाद देखी है। गोसाई किसी काम से बंजर घट में फिर से गया और जब वहां से लौटा तो उसने देखा कि लक्ष्मा रोटी बनाकर बर्तनों को समेटकर हाथों को धो रही थी। गोसाई ने बच्चे की ओर देखा तो बच्चे की ओर देखने पर उसने देखा कि वह जो बच्चा है दोनों हाथों में चाय का बर्तन थामे गोसाई को टकटकी लगाकर देखे जा रहा था। लक्ष्मा ने गोसाई को चाय के साथ रोटी खाने के लिए कहा तो गोसाई ने जवाब दिया, मैं तो अपने समय पर ही खाऊंगा, यह तो बच्चे के लिए मैंने आटा गूँथा था। तो लक्ष्मा ने संकोच के साथ कहा, ना जी, यह अभी घर से खाकर ही आया है, मैं रोटियां बनाकर रख आई थी। इस पर बच्चा रुआसी आवाज़ में कहता है, हाँ यूँ ही कहती है, कहाँ रखी है रोटियां घर में। बच्चे की इस प्रतिक्रिया के लिए लक्ष्मा ने बच्चे को डांटा। गोसाई ने कहा, बच्चा है, भूख लगाई होगी, डांटने से क्या फ़ायदा। गोसाई ने बच्चे को 2 रोटियां देनी चाहिए। बच्चा रोटियां नहीं ले रहा था। माँ ने बालक को झिड़कते हुए कहा, मर, अब ले क्यों नहीं लेता, जहाँ जाएगा वहीं अपने लक्षण दिखाएगा। गोसाई ने रोटियों पर गुड़ का टुकड़ा रखकर बच्चे को दी और गोसाई स्वयं भी एक रोटी चाय में डुबाकर खाने लगा। तो इस तनाव और चुप्पी का माहौल जो है वह बहुत देर तक बना रहा।
इस तनाव और चुप्पी को तोड़ते हुए गुसाई फिर से कहने लगा कि लोग ठीक ही कहते हैं, औरत के हाथ की बनी रोटियों में स्वाद ही दूसरा होता है। लक्ष्मा ने दया भरी दृष्टि से गुसाई को देखा। गुसाई ने बच्चे की ओर देखते हुए कहा कि कुछ साग सब्जी होती तो बेचारा एक आधी रोटी और खा लेता। इस पर लक्ष्मा कहती है, ऐसा ही खाने पीने वाले तकदीर लेकर पैदा हुआ होता तो मेरा भाग क्यों फूटता। 2 दिन से घर में तेल नमक नहीं है, आज थोड़े पैसे मिले हैं, आज ले जाऊंगी कुछ सौदा। गुसाई ने अपनी जेब से कुछ नोट रुपये निकाल कर लक्ष्मा को देने चाहे, परंतु लक्ष्मा जो है वह गुसाई की यह सहायता लेने से मना कर देती है। इस पर गुसाई रूखी आवाज़ में कहता है कि दुख तकलीफ़ के वक्त ही आदमी के काम नहीं आया तो बेकार है। गुसाई ने गौर से लक्ष्मा की ओर देखा। रुपये लेने के लिए अधिक आग्रह करने का साहस भी उसका नहीं हो पाया और गुसाई वहाँ से हट गया। घट के अंदर जाकर उसने अपनी निजी आटे की टीन से 2-2.5 सेर के लगभग आटा निकालकर लक्ष्मा के आटे में मिला दिया और बाहर आकर बांध की ओर देखने लगा। जब वह बांध की ओर देखने लगा तो एक व्यक्ति को देखा कि एक व्यक्ति को बांध के ऊपर चढ़ते हुए देखकर उसने आवाज़ लगाई कि बांध की ओर जाने से पहले लक्ष्मा को आटा पीसने की जानकारी दी और झिझकते हुए कहा, वह बांध की ओर जाते जाते कहा कि कभी 4 पैसे जुड़ जाए तो गंगानाथ जी का जागर लगाकर भूल चूक की माफ़ी मांग लेना। पूत परिवार वालों को देवी देवता के कोप से बचे रहना चाहिए। इस तरह से बात करके जो है वह चला जाता है गुसाई और लक्ष्मा की बात सुनने के लिए भी वह नहीं रुकता। जब वह पानी तोड़ने वाले व्यक्ति से झगड़ा निपटाकर अपने घट के पास लौट आया तो गुसाई ने देखा कि सामने वाले पहाड़ की पगडंडी पर सिर पर आटा लिए लक्ष्मा अपने बच्चे के साथ धीरे धीरे चली जा रही थी। वह उन्हें जाते हुए देखता रहा। घट के अंदर काठ की चिड़िया अब भी किटकिट की आवाज़ कर रही थी। चक्की का पाट खिस्सर खिस्सर चल रहा था और मथानी की पानी काटने की आवाज़ आ रही थी और कहीं कोई स्वर नहीं, सब सुनसान निस्तब्ध सा छाया हुआ था। तो इस तरह से दोस्तों इस कहानी का अंत हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने देख लिया कोसी के घटवार कहानी का सारांश। निश्चित ही आपको समझ में आया होगा और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए विषय के साथ, एक नई महत्वपूर्ण कहानी के साथ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगा। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।